कि आज वर्ल्ड में अशोक को जितने लोग भी कहते हैं कि महान है, तुरंत एक काउंटर पार्ट करवा जाता है कि भाई ये महान कैसे है? इसने तो इतना खून बहाया। फिर मतलब इतना आप सोचिए, इतना ज़बरदस्त तरीके का ये युद्ध हुआ, इतना खूंखार तरीके से यहाँ पर युद्ध लड़ा गया कि उस पे अशोक की 2 छवि बन जाती है। फिलहाल मैप की अगर हम बात करें तो उसमें एक्सपेंशन के पोर्शन में वो कलिंग तक का एरिया ले लेता है। ये एक ग्रेट मैप है, तो इसको आप अखंड भारत कह सकते हैं। वाह। अब अखंड भारत की जो सोच है वो एंशिएंट टाइम में कहाँ से शुरू हो रही है, उस पे भी एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। आज के समय में तो सब लोग अखंड भारत चाहते हैं, और आज के समय में जो अखंड भारत चाह रहा है वो क्या चाह रहा है कि भाई पाकिस्तान मिल जाए, बांग्लादेश फिर से जुड़ जाए और वो अखंड भारत वाला हिस्सा हमारा बन जाए। जी। लेकिन ये अखंड भारत आता है चाणक्य के समय से। इसका जो इसको पनपाने वाला जो पहला कैरेक्टर है वो शायद चाणक्य है, क्योंकि उसके माइंड का ये एक बीज है कि हमको अखंड भारत रखना है, क्योंकि उस समय आक्रमण हो रहा है सिकंदर का, और सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता है। विश्व भले ही उस समय छोटा है, लेकिन वो पूरे जितना भी छोटा विश्व है उस पूरे विश्व को वो जीतना चाहता है। और उस विश्व के ईस्टर्न पोर्शन में इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पूरा मैप है, जिसकी शुरुआत कहाँ से होगी? गांधार वाले रीजन से होगी, जो अफगानिस्तान के पोर्शन में अब पड़ता है। तो वहां से हमारा अखंड भारत चाणक्य के समय में शुरू हो रहा है। यहाँ से मौर्यंस की भी कहानी शुरू होती है, एंड तो होगी जाके अशोक के समय में। अखंड भारत की भी कहानी यहीं से शुरू होती है। आप कुछ पूछ रहे थे? 3 अलग सवाल है। हाँ। ठीक है, और बहुत ही अलग सवाल है, पर मैं तीनों आपसे पूछूंगा। पूछ लिए। पहला सवाल ये है कि बर्मा क्यों नहीं कॉन्कर होता था? क्या होता था वहाँ कि ये हमारे अखंड भारत का एज क्यों है? कल्चर बहुत ज़्यादा अलग है। दूसरा सवाल, मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी कह लो और जितने भी हमारे गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं कह लो, आई थिंक वो सारे चाणक्य नीति को कुछ ना कुछ तरीके से स्टडी करते हैं, अप्लाई करते हैं खुद के जीवन में आज भी। तो शायद आज के पॉडकास्ट की एक बहुत बड़ी थीम हम चाणक्य से रिलेट कर सकते हैं। तीसरा सवाल, सिकंदर के बारे में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी दीजिए। हमने बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं सिकंदर से रिलेटेड, बट इंग्लिश में करें। पहली बार हिंदी पॉडकास्ट में सिकंदर की बातें हो रही है। थोड़े से टाइमलाइन से आप समझाइए कि हो रहा क्या था दुनिया में, और दुनिया भारत को किस नज़रिए से देखती थी तब। बिल्कुल। तो जैसा पहले वाले सवाल की तरफ चलते हैं कि बर्मा के बारे में आपने पूछा जी। इसका कोई देखिए सॉलिड जवाब तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें हम ये भी समझते हैं कि ये एक ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सेंसिटिव है कि बर्मा क्यों नहीं शामिल था अखंड भारत में। सेंसिटिव उस मुद्दे में है कि लिखित कहीं प्रमाण मिले, पढ़ने को कहीं मिले, एक ठोस लॉजिक पता चले कि यार इस कारण से बर्मा नहीं इंक्लूडेड था। पर जो मुझे लगता है वो शायद इसके जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट की वजह से हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री मोस्ट प्रोबेबली जोग्राफी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहती है। वाह। अब क्यों रहती है उसको ज़रा देखें आप। हिमालयन जो बेल्ट है वो जा करके उसका जो साउदर्न एक्सटेंशन है, वो साउदर्न एक्सटेंशन बर्मा से ठीक पहले एंड होता है, नीचे की ओर गिरता है। और वहाँ नहीं, अरुणाचल नहीं, साउदर्न एक्सटेंशन आपका चला जाता है बर्मा का जो ईस्टर्न बर्मा का जो वेस्टर्न टेरिटरी है वहाँ तक। बर्मा की जो पूरी वेस्टर्न टेरिटरी है वहाँ तक अगर आप देखोगे तो हिमालय का पूरा साउदर्न एक्सटेंशन वहाँ तक जाता है। अब वो उसको सेपरेट कर देता है अलग। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन आप चाइना के लिए भी पूछ सकते थे, चाइना इंडिया में क्यों नहीं आया, जबकि हिमालय उसका एक बड़ा रीज़न है। नेपाल ऑटोमेटिकली भारत के अंदर है, क्योंकि नेपाल हिमालय में ही है एक तरीके से, अगर आप देखें तकरीबन हिमालय में ही है। तो वो एंशिएंट इंडिया में जब हमारा अखंड भारत वाला पोर्शन रहता है उसमें नेपाल रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा बर्मा सेपरेट हो जाता है, क्योंकि वो पहाड़ी से उस तरफ है, उस तरफ का रीज़न है। इसीलिए अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी यहीं पे छोटा सा पार्ट जोड़ करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने बर्मा को एक्वायर किया, बर्मा को जीत लिया ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने। और ब्रिटिश इंडियन आर्मी जब बर्मा को जीत करके ब्रिटिश इंडिया में मर्ज कर देती है, और जब भारत में ये संघर्ष शुरू होता है कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, स्ट्रगल करना शुरू करते हैं हम, और ये स्ट्रगल प्रॉपर्ली शुरू होता है 1885 से, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाती है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला जब मीटिंग होता है, उस मीटिंग में ये पॉइंट रख दिया जाता है कि हमें बर्मा को अलग करवाना है, हम बर्मा को साथ में इंडिया के नहीं रख सकते। रीज़न बिहाइंड कि वो हमेशा से एक अलग टेरिटरी रहा, और हम अपने देश को आज़ादी की जब मांग कर रहे हैं, तो हम ये कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि दूसरे देश को जो कैप्चर करके इंडिया में तुमने मिला दिया है उसको हम अपने देश में रखे रहें और अपनी आज़ादी की हम मांग करते रहें। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बर्मा को सेपरेट होने की मांग अपने भारत की आज़ादी के साथ साथ रखी। तो ये मुझे जो वो बातें मैंने कही जो थोड़ा ज़्यादा मुझे लगती हैं कि हिस्टोरिकल हैं और थोड़ा ज़्यादा ऑथेंटिक हैं। बाकी के रीजंस तो बहुत सारे हैं, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। दूसरे क्वेश्चन पे आप क्या जाते हैं, जो कि आपका था कि शायद सिकंदर को लेकर के था, चाणक्य को लेकर के था। चाणक्य वाला टॉपिक तो बहुत ही मतलब वाइडर एंगल है। आपने कहा कि आज के समय में बहुत सारे कैरेक्टर्स को रिलेट होते हैं, हम सब लोग अपने यहाँ अमित शाह को कभी कभी रिलेट कर देते हैं मोदी जी की सरकार में। रूमर्स में ये सुनाई देता है कि
करंट गवर्नमेंट चाणक्य नीति बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। हाँ, मतलब बोल देते हैं ना हम लोग, इसीलिए बोल देते हैं कि कुछ वो नीति का ऐसा फॉलो होता है। जी। तो चाणक्य जो है डेफिनेटली अपनी नीति की वजह से जाने जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया में यहीं से दोनों पॉइंट मैं आपका जोड़ के बताऊंगा, आपके दो जो क्वेश्चन है वो इंटरलिंक्ड हैं जी। कि सिकंदर का जो आगमन है वो किस तरीके से हो रहा है और चाणक्य का नीति का क्या। तो दोनों चीज़ों को जोड़ करके मैं आपको बता रहा हूँ कि चाणक्य जो है वो क्या देख रहा है इंडिया को कि यूनाइटेड रहे। वो क्यों देख रहा है? क्योंकि बिखरा हुआ है उस समय, इंडिया पूरा बिखरा हुआ है। बिखरा होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा एक पोर्शन है एक राजा के पास में, और वो मगध का राजा है, नंद वंश का राजा धनानंद है। उसके बावजूद भी पूरा भारत बिखरा हुआ है। बिखरा क्यों हुआ है कि पावरफुल किंग ने बहुत बड़े एरिया को जीत जरूर लिया है, लेकिन वो एरिया उस राजा के साथ अच्छे से सिंक्ड नहीं है, दबाव में आकर के जुड़ गए हैं, क्योंकि राजा शक्तिशाली है, अत्याचारी है, क्रूर है। उसकी बातें ना मानने पर वो किसी के साथ किसी भी दुर्गति तक वो पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है। इस वजह से भय के कारण बहुत सारे राज्य उसके साथ जुड़े जरूर हैं, लेकिन हर राज्य जो है, हर उस समय राज्य के आप जनपद या महाजनपद कह सकते हैं, वो उससे भयभीत होने के कारण केवल जुड़ा हुआ है। यानी जब उसे मौका लगेगा, शक्ति जैसे ही कम होगी नंदवंश की, वैसे ही वो सारे राज्य सेपरेट होने लगेंगे। और जैसे ही ये सारे राज्य सेपरेट होंगे तो जो सिकंदर जैसा आक्रमणकारी है उसके लिए तो ये बहुत ईजी हो जाएगा बिखरे हुए राज्य को कैप्चर करना। तो इसलिए चाणक्य चाहता है कि ये सारी टेरिटरीज एक हो जाएं, यूनाइटेड रहें, बट यूनाइटेड बाय फोर्स नहीं। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा व्यक्ति आए जिसमें स्वेच्छा से इस सारे राज्य को जोड़ करके रखने की पावर हो, अत्याचार से नहीं, सुशासन से। इसलिए वो इंडिया को दूसरे रूलर के हाथ में देना चाहता है। उनकी इंटेंशन क्या हुई रहेगी? क्योंकि तब तो भारत का कॉन्सेप्ट शायद नहीं था, हाँ, जनपद महाजनपद का कॉन्सेप्ट। तो क्या ये एक रिलीजियसली ड्रिवन इंटेंशन है कि सारे हिंदू एक साथ, ऐसे कुछ था? नहीं, उसमें रिलीजन का तो कुछ ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं दिखता है, क्योंकि देखा जाए तो चाणक्य जिस समय है उनको तो हम मान लेते हैं कि वो ब्राह्मण है, शिक्षक थे वो तक, बहुत ही उस समय के महान तक्षशिला के आचार्य थे वो। लेकिन बाकी जातियां भी तो थीं, जैसे नंद वंश खुद शूद्र वंश माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण तत्व ही है या फिर हिंदू तत्व के कारण ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, सिकंदर क्या सोच रहा है? पूरे दुनिया को जीतना। ओके। आप समझे, पूरी दुनिया को जीतने का मतलब वो पूरी दुनिया को यूनाइटेड वे में अपने बलशाली शासन के अधीन देखना चाहता है। चाणक्य पूरी दुनिया की सोच नहीं रख रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि हिस्ट्री में इंडियंस जो हैं वो इस तरीके की सोच नहीं रखते कि वो भी हमारा हो जाए, वो भी हमारा हो जाए, पर जितना हमारा है वो किसी और का ना हो जाए, ये सोच इंडियंस के पास में है हमेशा से। तो ये एक थिंकर की तरह अगर देखा जाए चाणक्य को, तो वो यही सोच रहे हैं कि हमारा इंडिया जो है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला जो एरिया है, जो गांधार से शुरू हो रहा है उस समय और मगध से आगे अंग तक जा रहा है, इसको कहीं सिकंदर अपने अभियान में शामिल ना कर ले और उसको जीत करके एकजुट ना कर ले। हम सेपरेट यूनाइटेड रहें। पर क्या होता अगर सिकंदर आ जाते हैं हाइपोथेटिकली? सबसे पहली बात तो ये होता कि सिकंदर एक अत्याचारी शासक है। ओके। और भारत में अत्याचार की जो नदियां नंदवंश ने बहा रखी थी, शायद उससे ज़्यादा अत्याचार। आप सोचिए कि जब सिकंदर भारत में एंटर कर रहा है तो भारत से ठीक पहले का जो मैप, भारत की टेरिटरी से ठीक पहले का जो मैप है वो क्या है? भारत में अफगानिस्तान तक का पोर्शन है। अफगानिस्तान के पीछे आप चले जाएंगे तो पर्शिया का रीजन आ जाएगा। पर्शिया के पीछे चले जाएंगे तो उस समय का यूनान चला आएगा, जो मिडिल ईस्ट का एरिया है। मिडिल ईस्ट के और पीछे चले जाएंगे तो यूनान का एरिया आ जाएगा। तो वो मिडिल ईस्ट को तो क्रॉस कर ही चुका है। वहां तक पहुंचते पहुंचते उसने बच्चों और स्त्रियों तक को नहीं छोड़ा। और इतिहास में हम कहते हैं ना कि फला शासक ने फला जगह पर बहुत लूट कर ली, सिकंदर आया तो उसने ये लूट लिया, सिकंदर आया तो उसने यहाँ पर ये अटैक कर दिए। वो लूट है किस चीज़ की? सिर्फ संपत्ति की लूट नहीं है, हर चीज़ की, आप जो सोच सकते हैं। एक छोटे से बच्चे की जान जाने से लेकर के किसी भी स्त्री की आबरू लूटने तक की जो कहानी है, वो सब लूट में शामिल है। और वो सारी लूट सिकंदर कर रहा है। महिलाओं को खरीद ले रहा है, बेच ले रहा है, अपनी अय्याशी के लिए उनको इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया में ये कल्चर नहीं है। और अगर सिकंदर ने जीत लिया, ठीक है, हम वसुधैव कुटुंबकम रखते हैं तो हम इसके ठेकेदार नहीं कि हम ही वसुधैव कुटुंबकम करें। करने को सिकंदर भी कर सकता था, लेकिन वो कुटुंब कहाँ बना रहा था? वसुधा को जीत तो रहा था वो, लेकिन कुटुंब नहीं बना रहा था उसे। वो उसके ऊपर बलपूर्वक शासन करना चाह रहा है, लूटना चाह रहा है, नष्ट करना चाह रहा है, तबाह करना चाह रहा है। इसलिए हम उसको यहाँ नहीं आने दे रहे हैं। इसलिए उसकी यूनाइटेड जो विचारधारा है, पूरे वर्ल्ड को यूनाइट करने की जो विचारधारा है, उससे हम संतुष्ट नहीं होते। हम संतुष्ट होते हैं चाणक्य की विचारधारा से, क्योंकि वो चाहते हैं कि देश गौरवशाली रहे। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे उस समय गांधार आगे जा रहा था और गांधार से पूरी शिक्षा की नदियां पूरे देश में बह रही थी, वो बहें। जो सिकंदर से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं, इन चीज़ों का सबूत हमें जेनेटिक हिस्ट्री से मिलता है? जेनेटिक तो नहीं मिलता है, लेकिन लोगों ने लिखा।
लिखा है? यूरोपियन इतिहासकारों ने तो नहीं लिखा, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने इसके बारे में लिखा। ओके। कुछ यूरोपियन इतिहासकार जो ईमानदार हैं उन्होंने भी लिखा, क्योंकि सिकंदर जब आगे बढ़ रहा है तो अपने हिस्टोरियंस भी साथ में लेता जा रहा है। वो ये दिखाना चाहता है। देखिए, कई बार हम किसी भी शासक को इस तरीके से देखें, हमें लगता है कि अगर हम रूलर बने तो हम एक देश से दूसरे देश को जीतते जाएं, तो हम अपना जो हमारा जो हिस्टोरियन होगा हम उसको कहेंगे सब अच्छा लिखना यार, है ना, सब अच्छा लिखना, तो वो अच्छा लिख देगा। लेकिन मेरी एक और सोच भी हो सकती है, कई बार मैं उसको कहूँगा कि यार मैं जितना क्रूरता कर रहा हूँ ना उतनी क्रूरता लिखो। उसकी ये भी सोच हो सकती है। उसका रीज़न ये है कि जितना हम लिख देंगे कि ये शासक जीत भी रहा है और ये इतना क्रूर भी है, तो अगले वाले जब क्लान के ऊपर या डेंसिटी के ऊपर या कंट्री के ऊपर, स्टेट के ऊपर जो हम अटैक करेंगे, तो वो आधा तो वैसे ही खत्म है। उसका भय उसके आने से पहले पहुंच चुका है। तो सबसे क्रूर भारतीय सम्राट कौन थे? एंशिएंट टाइम में या फिर पूरे मेरे ख्याल से एंशिएंट टाइम में ही सबसे क्रूर भारतीय सम्राट आपको दिखेंगे, और डेफिनेटली इसमें नाम नंद वंश का आएगा और धनानंद का ही आएगा, क्योंकि उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था और उतना ही बड़ा उसकी क्रूरता थी। लेकिन क्योंकि हिस्ट्री पढ़ते समय बायस्ड भी नहीं होना है आपको, तो मैं उसकी क्रूरता को सपोर्ट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी क्रूर होने की वजह को थोड़ा ज़रूर सपोर्ट करता हूँ कि वो किसी कारण से ऐसा था। जैसे सिकंदर क्रूर था, उसकी कोई वजह नहीं है, उसकी वजह को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। सिकंदर क्रूर इसलिए था कि उसको किसी ने बता दिया कि भाई तुम तो देवता के बेटे हो, तुम्हारा देवताओं का तो पूरी दुनिया पे अधिकार है, और तुम चूंकि उनके बेटे हो तो इस नाते से तुम्हें पूरी दुनिया जीतनी चाहिए। और वो उठाता है और अपने शस्त्रों को और अपने घोड़ों को कसता है और चल देता है पूरी दुनिया जीतने। ये तो कोई वजह नहीं हुई क्रूर होने की। धनानंद के क्रूर होने की वजह है, वजह उसका जाति की है। कई सारे टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे सिंगली अनुश्रुतियाँ भी हैं कई सारी, जो अशोक के बारे में, मौर्य वंश के बारे में, नंद वंश के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताती हैं। उसमें ऐसा सुनने को मिलता है कि शायद वो किसी नाई कुल से थे संभवतः, और उस समय जो नाई कुल है, बार्बर वाला जो कुल है, वो शूद्र माना जाता था, और उस पर भी वो संतुष्ट है। ऐसा नहीं कि धनानंद उस पर संतुष्ट नहीं है। ऐसा माना जाता है कि धनानंद नहीं, धनानंद के पूर्वज जो हैं, महापद्मानंद जो हैं, उनके पिता, वो संतुष्ट हैं। ठीक है यार, हम नाई हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं उसकी एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर सुनाऊँ, ये बाय द वे इस पूरे कहानी के सबसे बड़े विलेन माने जाते हैं। ये मौर्य कहानी के। मैं तो कहता हूँ कि आज चाहे आप चंद्रगुप्त की बात कर लें, चाहे आप अशोक की बात कर लें, इनका अस्तित्व उतना गहरा नहीं होता यदि धनानंद का अस्तित्व यहाँ पर नहीं होता। वाह, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब ये भारतीय इतिहास के सबसे बड़े विलेन रहे हैं। ऑब्वियसली मेरे दृष्टिकोण में तो हैं। अच्छा, उसका रीज़न ही मैं आपको स्टोरी में बता रहा हूँ। बताइए। कि आप सोचिए, शासक हैं, मगध में शासन कर रहे हैं। मगध उसमें महाजनपद है। महाजनपद को एक लाइन में मैं कन्वर्ट कर देना चाहता हूँ कि वैदिक काल में जन हुए, जन मतलब कबीले, ट्राइब्स हुए। जन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते थे, एक्सपेंशन नहीं करना चाहते थे, सॉरी, और वो एक्सपेंशन नहीं करना चाहते थे तो अपने में सिमट करके रहते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे करके उन्होंने एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। एक्सपेंशन किया तो जन से जनपद हो गए। जन का जो चीफ हुआ करता था उसको राजन बोला गया। राजन के पैर जहाँ जहाँ पड़े, पद जहाँ जहाँ पड़े, वो जनपद हो गए। अब जनपद जब हो गए तो उसके अंदर एक ये क्वालिटी आने लगी कि अरे यार हम तो बड़े आदमी बन रहे हैं। तो उसने कहा कि जनपद ही में ही क्यों सीमित रहें। उसने और बड़ा सा विस्तार किया, तो कई सारे मतलब जनपद जब उसने मर्ज करने शुरू कर दिए तो महाजनपद बन गए। तो ऐसे करके महाजनपद हुए, और 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में हम सब लोग जानते हैं कि तकरीबन 16 महाजनपद थे। उन्हीं में एक मगध है। मगध में शक्तिशाली शासक हैं। मगध इन 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली है। उसका रीज़न भी ज्योग्राफिकल है, मैं भी इसको भी आपको बता दूंगा। हिस्ट्री, जैसे मैंने कहा ना, हिस्ट्री का बहुत सारा पोर्शन ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि मगध के स्ट्रेंथन होने में ज्योग्राफी का बहुत 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 बड़ा रोल है। Welcome to the RD Podclips 05. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next episode.